आज हम एक ऐसी दुखद घटना का विश्लेषण कर रहे हैं जो हम में से किसी के भी साथ हो सकती थी। ये कहानी है 27 साल के युवराज मेहता की, जिनकी जान एक ऐसी लापरवाही ने ली जिसे टाला जा सकता था। आइए समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था और इस पूरे हादसे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। ये कुछ शब्द ये 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के आखिरी शब्द थे। सोचिए, एक फोन कॉल जिसमें मदद की गुहार थी, थोड़ी उम्मीद थी, और यहीं से उस भयानक रात की कहानी शुरू होती है जिसने हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। बात है 17 जनवरी की एक सर्द रात की। युवराज अपनी कार से घर लौट रहे थे। सड़क पर इतना घना कोहरा था कि कुछ ही फीट की दूरी पर भी कुछ देख पाना लगभग नामुमकिन था। और ठीक आगे एक ऐसा 90 डिग्री का मोड़ था जो उस रात एक जानलेवा जाल साबित हुआ। देखिए, सब कुछ बस कुछ ही मिनटों के अंदर हो गया। रात के लगभग 12:15 बजे उनकी कार उस तीखे मोड़ को समझ ही नहीं पाई और सीधे एक बहुत गहरे गड्ढे में जा गिरी। किसी तरह युवराज पानी में डूबती कार से बाहर निकले, उसकी छत पर चढ़े और फौरन अपने पिता को फोन किया। ये वो पल था जब उन्हें बचाया जा सकता। और ये कोई मामूली गड्ढा नहीं था, ये सालों से बंद पड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का खोदा हुआ 30 फुट गहरा गड्ढा था जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि इसके आसपास न कोई चेतावनी का साइन बोर्ड था, न कोई बैरिकेडिंग, कुछ भी नहीं। मतलब एक खुला हुआ मौत का कुआं जो बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है। अगले 2 घंटे युवराज ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जबकि मदद उनसे बस कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उन तक पहुंच ही नहीं पाई। जो चश्मदीद और युवराज के पिता वहां मौजूद थे, उनके लिए वो मंजर भुला पाना नामुमकिन है। उस घने कोहरे और अंधेरे में सिर्फ युवराज के फोन की टॉर्च की एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी और मदद के लिए उनकी चीखें गूंज रही थीं। वो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मौत से लड़ते देख रहे थे और पूरी तरह बेबस थे। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को मिलाकर 200 से भी ज्यादा ट्रेंड रेस्क्यू पर्सनल मौजूद थे। इतनी बड़ी फोर्स एक अकेले इंसान को बचाने के लिए वहां थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी टीम के होते हुए भी चूक कहाँ हो गई? असल में ये एक के बाद एक कई नाकामियों की कहानी थी। जो रस्सियां लाई गईं वो छोटी पड़ गईं, सीढ़ियां गड्ढे की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाईं और क्रेन भी किसी काम नहीं आई। लेकिन सबसे चिंताजनक बात ये थी कि उस ठंडी रात में उस गंदे पानी में उतरने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। जब ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हिचकिचा रहे थे, तब मोनिंदर नाम के एक डिलीवरी एजेंट ने हिम्मत दिखाई। सोचिए, एक आम नागरिक के ये शब्द सिस्टम की नाकामी को कितना ज्यादा उजागर करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर मदद सिर्फ 10 मिनट पहले भी आ जाती तो युवराज आज जिंदा होता। और फिर रात के 1:45 पर उम्मीद की वो आखिरी किरण भी हमेशा के लिए बुझ गई। लगभग 2 घंटे तक मौत से लड़ने के बाद युवराज अपनी कार के साथ उसी अंधेरे पानी में समा गए। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि युवराज की मौत डूबने से हुई। इसका सीधा सा मतलब ये कि वो जिंदा थे और आखिरी सांस तक बचाव का इंतजार करते रहे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक तरह से सिस्टम की विफलता से हुई हत्या जैसा था। इस त्रासदी के बाद जब अगली सुबह हुई तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। अब सवाल सिर्फ एक इंसान की मौत का नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम का था जो इस मौत के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार था। सरकार ने भी तेजी से एक्शन लिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को उनके पद से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री ने एक एसआईटी जांच के आदेश दिए और जिम्मेदार रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारियां भी की गईं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम काफी थे? चलिए, अब इस पूरी विफलता की परतों को और गहराई से कुरेदते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उस एक रात की लापरवाही की कहानी नहीं है, ये सालों से नजरअंदाज की जा रही समस्याओं का नतीजा है। सबसे बुनियादी सवाल तो यही है कि आखिर शहर के बीचों बीच ये जानलेवा गड्ढा कर क्या रहा था, और इसका जवाब हमें एक बहुत लंबी और उलझी हुई कहानी की तरफ ले जाता है। ये गड्ढा साल 2004 के एक रुके हुए प्रोजेक्ट का हिस्सा था। सालों से वहां रहने वाले लोग इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को हमेशा अनसुना कर दिया गया। बल्कि युवराज के हादसे से कुछ ही दिन पहले एक ट्रक भी उसी गड्ढे में गिरा था,
इसके बावजूद किसी ने भी वहां कोई चेतावनी का बोर्ड या बैरिकेड लगाने की जरूरत नहीं समझी। ये एक ऐसी त्रासदी थी जो बस होने का इंतजार कर रही थी। तो देखिए, लापरवाही की ये एक पूरी चेन थी जो कई स्तरों पर फैली हुई थी। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने अपनी साइट को सुरक्षित नहीं किया, नोएडा अथॉरिटी ने लोगों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिला प्रशासन ने सुरक्षा नियमों को लागू नहीं करवाया, और आखिर में आपातकालीन सेवाओं के पास ना तो सही उपकरण थे और ना ही आपस में कोई तालमेल। ये किसी एक की नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी की पूरी तरह से विफलता थी। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम देखेंगे कि सरकारी बहानों और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला था। देखिए, आधिकारिक तौर पे ये कहा गया कि बचाव कार्य में देरी घने कोहरे की वजह से हुई, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे, जो अपनी आंखों से सब देख रहे थे, उन्होंने एक बिल्कुल अलग कहानी बताई। उपकरणों की कमी, तालमेल का अभाव और ट्रेंड टीम्स की तरफ से दिखाई गई हिचकिचाहट। सच्चाई इन दो बयानों के बीच कहीं छिपी नहीं है, बल्कि बिल्कुल साफ नजर आ रही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी यशुवर्धन झा आजाद ने इस घटना को बिल्कुल सही संदर्भ में रखा है। ये सिर्फ एक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे देश में शहरी शासन के एक खतरनाक पतन का संकेत है। ये एक चेतावनी है कि हमारे शहरों की नींव कितनी खोखली हो चुकी है। तो आखिर में हम सब के लिए सवाल यही है, जब कोई त्रासदी किसी एक व्यक्ति की गलती से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी से होती है, तो उसकी असली जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या कुछ अफसरों को हटा देने या कुछ गिरफ्तारियां कर लेने से ये सड़ा हुआ सिस्टम ठीक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।